नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 4 से पर्यावरण और हम विषय के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। एक ही वीडियो में सभी पाठ के अस्मरणीय तथ्यों को शामिल किया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, इस चैनल पर सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट के साथ साथ सभी क्लास के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सभी विषयों के अस्मरणीय तथ्यों को डाला जा रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें सभी पाठ से स्मरणीय तथ्यों को लिया गया है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो पहला हम लोग देखते हैं, अंडा देने वाले जीव को अंडज या अंडप्रजक कहते हैं। मुर्गी, शुतुरमुर्ग, मछली, सांप, मगरमच्छ, टेरिडोसॉर, डायनासोर आदि अंडा देते हैं। अधिकांश मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग अंडे देते हैं। सामान्यतः अंडा देने वाले जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होता है और कान बाहर नहीं दिखता है, मगर घड़ियाल अपने अंडे को गड्ढे में खोदकर छिपाते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी, इसको याद रखेंगे, अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपलस और एकिडना है। कछुए अंडे देते हैं तो वो अपना घर बालू का बनाते हैं। स्तनधारी उष्ण रक्त वाले कशेरुकियों का वर्ग है, जो स्तन ग्रंथियों द्वारा शारीरिक दूध से अपने बच्चे का पोषण करते हैं। आमतौर पर स्तनधारियों की त्वचा पर बाल होता है, यानी कि त्वचा बालों से ढके रहते हैं। स्तनधारी में बाल एवं बाहरी कान पाया जाता है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। ये जीवों का जन्म देता है, यानी कि चमगादड़ जो है वह स्तनधारी है, इसको याद रखेंगे। स्तनधारी में लिंग अलग अलग एवं निषेचन आंतरिक होता है। बच्चों के जन्म देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, इसको याद रखेंगे। बच्चों को जन्म देने वाले जीव जंतुओं को जरायुज कहते हैं। व्हेल, डॉल्फिन बच्चे देने वाले स्तनधारी, इसको याद रखेंगे। व्हेल जो है वह स्तनधारी है, डॉल्फिन जो है वह भी स्तनधारी है। अब अगला, सूअर के बच्चों को छौना कहते हैं। यह एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्लास 4 के पर्यावरण और हम से है, यानी कि सूअर के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो सूअर के बच्चे को छौना कहा जाता है। आगे है, सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जो तख्त हर मंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। अब गुरुद्वारा में भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। आगे कुछ प्रमुख पर्व हैं और कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, वो है। तो ओणम केरल का महत्वपूर्ण पर्व है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब हरियाणा, बैसाखी भी पंजाब हरियाणा क्षेत्र में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश बिहार, बिहू असम का पर्व है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, नवन्ना पश्चिम बंगाल में, विशु कर्नाटक में और वांगला मेघालय में का महत्वपूर्ण पर्व है। अब आगे, हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, खरगोश, भैंस आदि चबाकर भोजन करते हैं। तितली,
मक्खी, मच्छर, खटमल चूस कर भोजन करते हैं। मेढक, मोर, मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा आदि निगल कर भोजन करने वाले जीव हैं। ये निगलते हैं भोजन को। जन्म के बाद आने वाले दांत को दूध दांत कहा जाता है। आदमी के दूध के दांत 20 होते हैं, इसको याद रखेंगे। आदमी के दूध के दांत 20 होते हैं। दूध के दांत अस्थायी होते हैं, यानी कि एक बार ये टूट जाता है उसके बाद फिर दांत निकलता है। दांत के प्रकार, दांत जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। छेदक या कृतंक, इसको इंसाइजर कहते हैं। यह काटने वाला दांत होता है, इसकी संख्या जो होती है 8 होती है। उसके बाद दूसरा दांत है भेदक या रदनक, इसको कहते हैं केनायन। केनायन, भेदक या रदनक, इसकी संख्या 4 होती है, इसको फाड़ने के दांत कहते हैं। उसके बाद अग्र चवर्णक या उसी को प्रीमोलर कहते हैं, इसकी संख्या 8 होती है, यह चबाने का दांत है। और चौथा है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं, इसकी संख्या 12 है, यह पीसने के दांत है। यानी कि कुल 32 दांत हैं। 32 दांत में 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, जो एक बार गिर जाता है फिर आता है, यानी कि 20 दांत ही टूटता है जो फिर से जन्म लेता है। आगे, घोड़ा और शेर के दांत मनुष्यों की तरह एक बार गिरते हैं और उसकी जगह पुनः नए दांत आते हैं। सांप एवं मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं, इसको याद रखेंगे। घोड़ा और शेर का जो दांत होता है वह एक बार गिरता है, उसकी जगह पुनः जो है सो नया दांत आता है, जबकि सांप एवं मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत को बदलते हैं। अब खेजड़ी राजस्थान का महत्वपूर्ण पेड़ है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल दवा के काम में आती है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। ओक नामक पेड़ पाया जाता है। पेड़ जितना ऊपर जाता है उससे 30 गुना इसकी जमीन की गहराई तक जाती है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है और आवश्यकता पड़ने पर लोग पाइप डालकर पानी इससे निकाल लेते हैं। यह पेड़ का नाम है ओक। अब गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि का जड़ें हम लोग खाते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, आलू, हल्दी, ओल आदि क्या है? आदि तना है। कानूनन लड़का की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व कार्तिक मास में मनाया जाता है। मानचित्र पर उत्तर की ओर की स्थानों को ऊपर की ओर दिखाया जाता है, दक्षिण की ओर की स्थानों को नीचे की ओर दिखाया जाता है और पूर्व, बाईं, दाईं और पूर्व और बाईं और पश्चिम के स्थानों को दिखाया जाता है। चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि बिल में रहते हैं। शेर, लोमड़ी, भालू आदि गुफा या मांद में रहते हैं। घोड़ा के आवास स्थल को अस्तबल कहते हैं, इसको याद रखेंगे। घोड़ा के आवास को अस्तबल कहते हैं। मुर्गी के आवास को दरवा कहते हैं। अब आगे है, खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती है, यानी कि खरीफ की जो फसलें होती है वह बरसात के मौसम में बोई जाती है, अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में, यानी कि जाड़ा प्रारंभ होता है, उस समय काट ली जाती है। इस फसल में मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आता है। यानी कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं ये पूछता है, और किस महीने में बोया या काटा जाता है ये पूछता है। इसको याद रखेंगे। प्रमुख रूप से धान, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, सोयाबीन आदि के बारे में पूछता है। जो किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका प्रमुख फसल जो है वह गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि है। जायद फसल जो होता है वह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसमें
तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि आता है, यानी कि कम समय में होने वाला ये फसल है जो गर्मी के महीने में होता है। अब धान, मिर्च, प्याज आदि बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। तैयार बिचड़ा को उखाड़ कर फिर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेतों में डाला जाता है। अब अगले चैप्टर से है खेल और खिलाड़ी की संख्या, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7, खो खो में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 और बेसबॉल में 9। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। खेल के नाम और परिसर: पोलो, फुटबॉल, हॉकी आदि फील्ड में खेला जाता है। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल आदि के लिए कोर्ट उसका परिसर है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, लोहा, कागज आदि का प्रयोग पुनः चक्रण के लिए किया जाता है। एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक मौन वंश अर्थात कॉलोनी कहलाती है। एक मौन वंश में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है: रानी मधुमक्खी, मादा श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। निषेचित अंडे से रानी तथा मादा श्रमिक मधुमक्खी तथा अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी बनता है। इसको याद रखेंगे, निषेचित अंडे से रानी तथा मादा श्रमिक मधुमक्खी तथा अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी बनता है। रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्तों का निर्माण करती है, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मधुमक्खी का जीवन चक्र क्रमशः अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होता है। इसको याद रखेंगे, मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है उसमें क्रमशः अंडा, लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद वयस्क बनता है। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचानती है। एक मधुमक्खी में 6 पैर और 2 पंख होता है। 6 पैर और 2 पंख होता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। इसको याद रखेंगे, पूछता है बराबर, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड आदि गर्म जल कुंड है जो राजगीर में अवस्थित है। सुदूर दक्षिण में अवस्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु में हिंद महासागर के तट पर है। गंदा पानी पीने से हैजा, पेचिस, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां होती है, यानी कि ये जल जनित रोग है और गंदा पानी पीने से हैजा, पेचिस, पीलिया आदि रोग होता है। बर्फीले प्रदेशों में बर्फ की सिल्लियों से घर बनाए जाते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, बर्फीले प्रदेश में जो घर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इग्लू कहा जाता है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। इसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फाल्गुन है। इसको याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। इसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन है। अब भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। यह उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और भारत का राष्ट्रगान जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यह जनगण मन है। इसको याद रखेंगे, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अब है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें गहरा केसरिया
ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे रहता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। इसको याद रखेंगे, जिस नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफ़ेद सत्य और शांति का एवं हरा खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। प्रतीक के नीचे मुंडको उपनिषद से लिखा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय फल आम है। गोलघर पटना में अवस्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। यहाँ गुरुद्वारा है जिसे तख्त हरमंदिर साहिब कहा जाता है। गया में विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर एवं मंगला गौरी मंदिर है। गया में भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि बोध गया में भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है। पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। सुभाष चंद्र बोस गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर गए। बाद में वहां से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान हुए थे, सिंगापुर पहुंचे थे। इसको याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़कर पेशावर गए। बाद में वहां से अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे थे। झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, बिरहोर आदि जनजाति रहते हैं। उरांव कुरुक, मुंडा मुंडारी तथा संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। झारखंड में सादरी, नागपुरी एवं खोरठा भी बोली जाती है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। यानी कि मगध वाले क्षेत्र में मगही भाषा बोली जाती है। इसमें मुख्य रूप से पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद आदि का क्षेत्र आता है। वैशाली, मुजफ्फरपुर के लोग बज्जिका बोलते हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा में मैथिली बोली जाती है। मुंगेर, भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण आदि में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये क्लास 4 के सभी अध्यायों का महत्वपूर्ण तथ्य था। इसे आप याद कर लें और इससे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाए। धन्यवाद।